के झुमके, देवरानी का हार। माँ जी सब तैयार हो गए, बारात आने का समय हो रहा है, हमें बाहर चलना चाहिए। हाँ बड़ी बहू, तुम सही कह रही हो। बाहर सब लोग बारात के स्वागत के लिए इकट्ठा हो गए और हम लोग तो घर के मेहमान हैं। बड़ी जीजी कहेंगी कि हम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। प्राची, तुम्हें अभी और कितना टाइम लगेगा कि हम लोग बाहर चले जाएं? भाभी बस 2 मिनट, मेरी साड़ी का पल्ला सेट होना रह गया, वो कर लूं फिर चलते हैं। अरे लाओ मैं सेट कर देती हूँ वरना देर हो जाएगी। अरे मोहिनी बेटा, कितनी देर और है? बार बारात के स्वागत के लिए हमें खड़ा होना है। आरती की थालियां तो भाभियां ही लेकर खड़ी होती हैं। तुम दोनों तैयार हो गई क्या? मौसी जी मैं तो तैयार हूँ, पर प्राची को भी थोड़ा टाइम है। तो एक काम करो बड़ी बहू, प्राची तो बाद में तैयार होकर आ जाएगी। तुम थाली लेकर बारात का स्वागत करो। चलो पुष्पा तुम भी आ जाओ। पर मैं तैयार थी। प्राची, अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही ना तो कहीं सब बुरा न मान जाए। कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, तब तक मैं थाली लेकर जाती हूँ। मोहिनी आरती की थाली लेकर सास और मौसी सास के साथ बारात के स्वागत के लिए आ जाती है। जब तक प्राची बाहर आई तब तक बारात का स्वागत हो चुका था और सब लोग डांस कर रहे थे। सबने जब प्राची को देखा तो डांस के लिए खींच लिया और प्राची सबके साथ डांस करने में बिजी हो गई। शादी के बाद सब लोग वापस आए तो प्राची ने शादी की फोटोज अपलोड की, जिसमें उसने अपने जेठ, अपने पति और अपनी जेठानी मोहिनी को भी टैग किया। कुछ देर बाद लाइक्स और कमेंट आने शुरू हुए तो प्राची की सहेली आंचल का फोन आ गया। प्राची, ये तुम्हारी मौसी सास के घर जो शादी थी उसमें तेरी जेठानी थाली पकड़कर खड़ी है। क्या तूने बारात का स्वागत नहीं किया था? वैसे तो तू भी भाभी थी तो तुझे भी फोटोज में थाली पकड़कर खड़े होना चाहिए था, पर तू तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तेरी जेठानी चमक रही है सारी फोटोज में थाली पकड़कर, तू तो बस मुझे डांस में छुपी हुई सी दिखाई दे रही है। तेरी पूरी ड्रेस भी नजर नहीं आ रही। तेरी तो जेठानी का पूरा लहंगा अच्छे से चमक रहा है। अरे वो ऐसी बात नहीं है, जब बारात के स्वागत के लिए और आरती के लिए खड़े होना था उस समय मैं तैयार हो रही थी तो बड़ी भाभी ने दूल्हे की आरती उतार दी। जो भी है, पर मुझे तो पूरी शादी में तेरी जेठानी चमकती हुई दिखाई दे रही है। तू तो बिल्कुल फीकी सी लग रही है। खैर कोई नहीं, मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि तू मेरी सहेली है इसलिए। और सुन, सहेली हूँ इसीलिए सलाह दे रही हूँ, अपने आप को पीछे मत रखा कर। यही मौके होते हैं जब सबके सामने नजर आना होता है। तेरी जेठानी तो तेरे से आगे नंबर ले गई। जैसा उसका नाम है मोहिनी, वैसे ही सबको मोहित करने वाली है तेरी जेठानी। आंचल ने प्राची के मन में उसकी जेठानी मोहिनी के लिए कड़वाहट का बीज बो दिया। उस दिन के बाद प्राची ने मोहिनी से ठीक ढंग से बात करना बंद कर दिया। वो बात बात पर मोहिनी से लड़ती थी और उसे ऐसा लगता था कि मोहिनी उसकी दुश्मन है। मोहिनी भाभी, आपको पता था ना कि आज पार्टी में मैंने पिंक साड़ी पहनकर जाना है? आपने भी पिंक साड़ी सेलेक्ट कर ली। आप हमेशा मेरी नकल क्यों करती हो भाभी? तुम मुझे गलत समझ रही हो प्राची, मैंने ऐसा कुछ सोचकर पिंक साड़ी सेलेक्ट नहीं की थी। वो तो माँ जी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर पिंक साड़ी दी थी तो मैंने सोचा कि नई रखी है तो आज वही पहन लूं। अगर तुम कहती हो तो मैं कोई और रंग पहन लेती हूँ। नहीं, अब आप ही पिंक पहनो, क्योंकि मुझे पता है आप ये जानबूझकर ही कर रही हो। क्योंकि आपको पता है आप अगर माँ जी की दी हुई साड़ी आज पहनोगे तो वो आपकी तारीफों के पुल बांध देगी। आपको तो हमेशा अपने नंबर बनाने होते हैं ना जेठानी जो हो आप, इसलिए। मोहिनी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर प्राची को हुआ क्या है। जो प्राची हमेशा मेल मिलाप के साथ रहती थी कुछ समय से बदली हुई सी है, हमेशा लड़ने पर उतारू रहती है। अरे मोहिनी, तुम तो आज गुलाबी साड़ी पहनने वाली थी ना, तुमने हरी क्यों पहन ली? माँ जी वो मेरा ना ब्लाउज थोड़ा टाइट हो गया, दर्जी से खुलवाना है, तभी मैंने फिर ये वाली पहन ली। एक सेकंड माँ जी, मोहिनी भाभी झूठ बोल रही हैं। आप सच क्यों नहीं बता देते भाभी कि आप पिंक साड़ी पहनने वाले थे, यानी कि मेरी नकल करने वाले थे? पर मैंने आपको टोक दिया, इसलिए आप मेरे सामने महान बनने के लिए आज पिंक की जगह ग्रीन साड़ी पहन रहे हो। प्राची बहू, तुम्हें होता क्या जा रहा है? जब देखो तुम मोहिनी से किसी न किसी बात पर लड़ती रहती हो। मोहिनी तो तुम्हें कभी किसी बात के लिए कुछ गलत नहीं बोलती, पर तुम्हें मैं देख रही हूँ बात बात पर तुम मौका ढूंढती हो मोहिनी बहू को सुनाने का। छोड़िए ना माँ जी, कोई बात नहीं। प्राची मेरी छोटी बहन जैसी है, मुझे प्राची की किसी बात का बुरा नहीं लगता। मुझे लगता है हमें पार्टी के लिए देरी हो रही है, हमें चलना चाहिए। देखा, फिर आपने अपने नंबर बना लिए। आपकी यही बात मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं नहीं जा रही किसी पार्टी वार्टी में। उस दिन प्राची की ये हरकत किसी को भी पसंद नहीं आई। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का व्रत आने वाला था। मोहिनी और प्राची भी अपनी सास के साथ त्योहार मनाने की तैयारी कर रही थी। सुनो जी, मैंने अपनी दोनों बहुओं के लिए सुनार से जेवर बनाने के लिए बोल दिया है। आप मुझे पैसे दे दो तो मैं आज ही सुनार के पास जाकर जेवर बनाने का ऑर्डर दे आऊंगी। ठीक है पुष्पा, आज दुकान जाते हुए मैं पैसे देता जाऊंगा। कुछ देर बाद सास पुष्पा ने पैसे अलमारी में रख दिए और बड़ी बहू मोहिनी को कमरे में बुलाया। जब मोहिनी और सास पुष्पा बात कर रहे थे तब प्राची बाहर से उन्हें देख रही थी। अपने स्वभाव की तरह वो फिर से शक करने लगी। माँ जी ने भाभी को आखिर कमरे में क्या कहने के लिए बुलाया होगा? मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे तो लगता है माँ जी और मोहिनी भाभी आपस में मिले हुए और मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और फिर करवा चौथ का दिन आया। सास पुष्पा ने दोनों बहुओं को पूजा के बाद अपने पास बुलाया और उन्हें उनके उपहार दिए।
मोहिनी बहू, ये तुम्हारे झुमके और प्राची ये तुम्हारा हार तुम्हारे बाबूजी और मेरी तरफ से तुम दोनों बहुओं के लिए करवा चौथ का उपहार है ये। अरे वाह, तुम दोनों की तो आज लॉटरी लग गई। सही कह रहे हो भैया। अरे आज तुम दोनों को उपहार मिला है, इस खुशी में पार्टी हो जाए। थैंक यू माँ जी, झुमके बहुत सुंदर है। प्राची बहू, तुम्हें हार कैसा लगा? तुम कुछ नहीं कहोगी? हाँ ठीक है। प्राची के चेहरे पर उपहार मिलने की खुशी से ज्यादा उपहार को लेकर शक पैदा हो रहा था। उसने तुरंत अपनी सहेली आंचल को फोन मिलाया। सुन, तुझे शक है उन पर कि उन दोनों के बीच बातों की कोई खिचड़ी पकी थी? इसका तो एक ही रास्ता है। तू एक काम कर, चुपचाप अपनी जेठानी के झुमके और अपना हार, दोनों चीजों का तोल करवाने के लिए किसी दूसरे सुनार के पास चली जा। तुझे पता चल जाएगा कि तेरी सास ने तुम दोनों में कोई फर्क तो नहीं किया। हाँ, ऐसे ही करती हूँ। अगले दिन प्राची ने मोहिनी की अलमारी में से झुमके निकाले और जूलर के पास पहुंची, पर जूलर ने जो उसे कहा उसे सुनकर प्राची हैरान रह गई। बहन जी, ये झुमके चांदी के हैं, सोने के नहीं है। सोने का तो ये हार है, और वो भी बहुत महंगा। हे भगवान, मैंने तो बिना सोचे समझे भाभी पर कितने गलत आरोप लगाए। मैंने तो उनके मन को कितनी बार दुखाया। माँ जी और भाभी तो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही चाहती थी, और मैं तो अपनी सहेली आंचल की बातों में आकर उनके खिलाफ जहर उगलने लगी। प्राची भारी मन से घर लौटी। उसने अपनी सास और जेठानी से माफी मांगी। आई एम सॉरी भाभी, मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई थी। उसने मुझे आपके खिलाफ भड़का दिया और फिर मेरे मन में आपके लिए धीरे धीरे नफरत पैदा होने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी। मैंने आपके और अपने इतने अच्छे रिश्ते को खराब कर दिया। प्राची, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात कभी भी दिल पर नहीं लगी। माँ जी, मुझे आपसे भी माफी मांगनी है। मैंने आपका भी दिल दुखाया। प्राची बहू, मोहिनी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारा पहला करवा चौथ है, इसलिए तुम्हें सोने की चीज दूं। पर सोना महंगा था, इसलिए मोहिनी ने चांदी के झुमके ले लिए और कहा कि तुम्हें सोने का हार दूं। हमें खुशी तब होती है जब हमारी दोनों बहुएं एक दूसरे का साथ दे। मोहिनी ने तो हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है, अब तुम भी उसे अपनी बड़ी बहन मानकर चलो। ये आंचल जैसी सहेलियां सिर्फ तुम्हें भड़काती हैं, पर इससे क्या होता है? घर का सुख चैन बिगड़ता है। हाँ माँ जी, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि आगे से कभी किसी की भी बातों में आकर रिश्ते खराब नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से प्राची और मोहिनी के रिश्ते में फिर से मिठास लौट आई। दोनों बहुएं मिलजुल कर घर को संभालने लगी। मोहिनी ने जहाँ प्राची की गलतियों को भुला दिया, वहीं प्राची ने भी सबक ले लिया कि असली रिश्ते शक और तुलना से नहीं, बल्कि भरोसे और प्यार से निभाए जाते हैं। राधा की शादी हुई तो वो बहुत ख्वाहिशों के साथ अपने ससुराल पहुंची, पर राधा की सारी ख्वाहिशें वहीं खत्म हो गई जब उसने अपनी सास सुधा और ननद कमलेश का व्यवहार देखा। उसकी सास और ननद बहुत ही लालची स्वभाव की थीं। जब उन्होंने देखा कि राधा अपने साथ दहेज में कुछ भी नहीं लाई है, तो उन दोनों ने उस पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। राधा बहू, नाश्ता कब तक मिल जाएगा? अभी तक तूने रसोई में कुछ भी नहीं बनाया। माँ जी, वो रसोई में नमक का डिब्बा ढूंढ रही थी। पूरी रसोई में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अरे बहू, बस इतनी सी बात थी, मुझसे पूछ लिया होता। वो देखो, सामने नीले ढक्कन वाले डिब्बे में नमक ही तो है। अच्छा वो, शुक्रिया माँ जी, आपने बता दिया। मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। राधा खुशी खुशी बहुत ही स्वादिष्ट खाना तैयार करती है और सबको परोसती है। और जैसे ही सुधा, कमलेश और राधा का पति महेश खाने का निवाला मुंह में डालते हैं, वो तीनों थूक देते हैं। ये क्या माँ, मीठा खाना? इसमें तो इतनी सारी चीनी भरी पड़ी है। भला सब्जी में मीठा कौन डालता है? मीठा नहीं तो मैंने तो नमकीन खाना बनाया, ये मीठा कैसे हो गया? हाँ, ये तो मीठा है। ओह, लगता है बहू ने नमक की जगह चीनी डाल दी है। मैंने तो नमक ही डाला था माँ जी, वो आपने मुझे बताया था ना, नीले ढक्कन वाला डिब्बा जिसमें नमक था। सत्यानाश! अरे मैंने नीले ढक्कन वाला नहीं बोला था, मैंने पीला ढक्कन वाला बोला था। नीले वाले में तो पिसी चीनी रखी थी। तुझे सुनने में गलती हो गई। कैसी बेवकूफ बहू घर में आई है। नहीं माँ जी, आपने मुझे नीले ढक्कन वाला ही बोला था। मुझसे सुनने में गलती नहीं हो सकती। अरे माँ, ये कल की आई हुई आपको झूठा बना रही है, बताओ तो। राधा, ये क्या तमीज है माँ से बात करने की? माँ क्या झूठ बोलेंगी? इतने सालों से माँ ही रसोई संभाल रही हैं। वो इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकती। पूरा खाना खराब कर दिया। अब दुकान पर पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे महेश बेटा, सुन तो, मैं तुझे दूसरा खाना बनाकर देती हूँ। रुक तो बेटा, रुक जा। महेश गुस्से में चला जाता है और राधा की सास और ननद उसे पीटना शुरू कर देती हैं।
एक तो पहले ही तेरे ऊपर तरस खाकर तुझे अपने घर की बहू बना लिया, अपने साथ दहेज में फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं आई, ऊपर से खाना बनाया वो भी मीठा, और मुझे झूठा ठहराती है। हाँ, आज तेरी खैर नहीं। सुधा और कमलेश राधा को बहुत पीटती हैं। राधा खूब रोती है। अब तो रोजाना ही किसी न किसी बात पर सुधा और कमलेश राधा को मारती पीटती रहती थी। महेश अपनी माँ और बहन पर ही विश्वास करता था और उसे लगता था कि राधा ही गलत है। मेरा विश्वास कीजिए, माँ जी ने जानबूझकर आपकी ये नई कमीज धोने में डाल दी। मुझे पता था कि आपने इसे धोने से मना किया है। देखो राधा, तुम मेरी माँ और मेरी बहन को बहुत बदनाम करती हो। मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। बस बस, मुझे और कुछ नहीं कहना। अब तुमने जो गलती की है उसके लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, पर ध्यान रखो, तुम मेरी माँ और मेरी बहन के लिए मुझे भड़काना बंद करो, समझी? महेश राधा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था, न ही उसकी बात सुनने को तैयार था। राधा बहुत दुखी रहने लगी। वो अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि राधा की परेशानी के बारे में सुनकर वो भी दुखी हो जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन महेश की नानी उससे मिलने आई हुई थी, पर महेश उनसे नहीं मिल पाया क्योंकि वो किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। राधा ने उनकी बहुत सेवा की। नानी से मिलकर राधा बहुत खुश थी, पर राधा ने देखा कि उसकी सास और ननद नानी की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही हैं। ये देखकर राधा को बहुत हैरानी हुई। राधा बेटी, तुम यही सोच रही हो ना कि सुधा और कमलेश मेरे से बात क्यों नहीं करती हैं? आज मैं इसकी सच्चाई तुम्हें बता ही देती हूँ। सुधा महेश की सौतेली माँ है। मेरी बेटी यानी कि महेश की सगी माँ कमला तो महेश जब 3 साल का था तभी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। महेश ये बात जानता है, पर बचपन से वो सुधा के साथ रहा, इसीलिए वो सुधा को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करता है और कमलेश को अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार दुलार देता है। पर वो ये नहीं जानता कि सुधा और कमलेश उसे सौतेला ही मानती हैं। बाकी तो तुमने शादी के बाद देख ही लिया होगा। मैं जानती हूँ इन्होंने तुम्हें भी नहीं छोड़ा होगा। इन्हें पैसे वाले घर की लड़की बहू बनानी थी। ये दोनों एक नंबर की लालची हैं। नानी जी, मैंने उनसे कई बार इस बारे में बात की है, पर यह है कि मेरी सुनते ही नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि माँ जी और कमलेश की सच्चाई इनके सामने आ जाए। सुधा और कमलेश बाजार गई हैं। उनके आने से पहले मैं तुम्हें सब समझा देती हूँ, चिंता मत करो। ये देखो, हमारे पूर्वजों का 9 लखा हार है। मेरी सास ने मरते समय मुझे दिया था। शादी के बाद ये हार मैं कमला को देना चाहती थी, पर उसने मुझे कहा कि जब महेश बड़ा होगा तब मैं उसकी बहू को ये हार दूं। कमला और जमाई बाबू तो ये सब देखने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी, ये 9 लखा हार अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब बस जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही तुम करना। ये 9 लखा हार भी तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हारा पति महेश भी सही हो जाएगा। राधा को सब कुछ समझाकर नानी चली जाती है। महेश वापस लौटता है तो राधा उसे नानी के दिए 9 लखा हार के बारे में बताती है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, बहुत सुंदर हार है। एक काम करते हैं, हम इसे माँ को दे देते हैं, माँ संभाल कर रख लेंगी। मैंने तो माँ को बोला था कि आप रख लो, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया। बोला कि ये बड़ी जिम्मेदारी वो नहीं संभाल सकती। अच्छा, मैं अभी जाकर पूछता हूँ। लाओ दिखाओ जरा हार। कहाँ गया? अभी तो यही रखा था। अरे, 9 लखा हार कहाँ चला गया? मैंने तो अलमारी में इसी डिब्बे में रखा था। महेश, हार गायब है। माँ, आपने राधा का 9 लखा हार देखा, जिसको रखने की जिम्मेदारी राधा आपको दे रही थी? कौन सा 9 लखा हार? मुझे किसी हार के बारे में नहीं पता। वही हार माँ जी जो नानी माँ मुझे देकर गई हैं। भैया, नानी माँ कौन सा 9 लखा हार देकर गई हैं? हमें तो भाभी ने कुछ नहीं बताया। सुनिए, मैंने माँ जी और ननद जी को हार दिखाया था। मुझे नहीं पता ये दोनों इस बात से क्यों मुकर रही हैं। इतने प्यार से नानी माँ ने वो 9 लखा हार मुझे दिया था। पता है, वो हार नानी माँ आपकी स्वर्गीय माँ को देना चाहती थी, पर माँ जी का मन था कि वो हार मैं पहनूं, यानी कि आपकी पत्नी और उनकी बहू। मुझे नहीं समझ आ रहा वो 9 लखा हार कहाँ गया। राधा ये सब जानबूझकर कर रही थी। वो ये बात जानती थी।
वो बहाने से रोती रोती सुधा के कमरे तक जाती है और उसकी पलंग पर बैठ जाती है। राधा ने खुद ही सुधा को सबक सिखाने के लिए हार पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया था। ये क्या छुप रहा है? इसके नीचे तो कुछ है। क्या है? अरे ये तो वही नौलख का हार है जो नानी माँ ने दिया था। सुनिए, ये हार माँ जी के बिस्तर पर है। इसका मतलब माँ जी ने मेरे कमरे से इस हार को चुरा लिया। माँ जी, मैं तो आपके पास खुद ही ये हार लेकर आई थी, फिर आपको इसे चुराने की क्या जरूरत थी? माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने चोरी की अपने ही घर में? मुझे सच में अपने ही घर में? मुझे सच में ये देखकर बहुत हैरानी हो रही है। नहीं महेश बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये हार यहाँ कैसे आया। महेश अपने कमरे में चला जाता है। बस ऐसे ही कितनी बार मैंने भी अपनी सच्चाई का सबूत दिया, पर आपने हमेशा मुझे झूठा ठहराया। अब आपको पता चल रहा है कि किसी को जबरदस्ती झूठा फंसाने से उस व्यक्ति को कितना दुख होता है। आज आप पर बीत रही है ना, तब आपको समझ आ रहा है। अब देखना, धीरे धीरे मैं महेश को अपनी तरफ ले लूंगी और उसके बाद आप दोनों यहाँ नहीं रहोगे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो बहू। मेरा और मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तो इसी घर में अपने बेटे के सहारे रह रही हूँ। मैं महेश को सब सच बता दूंगी कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। अचानक महेश सारी बातें सुन लेता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब तक वो अपनी पत्नी राधा को कितना गलत समझता था, पर असली गुनहगार उसकी माँ और बहन थी। मैंने सब कुछ सुन लिया माँ, पर मैं आप दोनों को यहाँ से कहीं नहीं भेजूंगा। लेकिन आप दोनों से मेरा कोई वास्ता भी नहीं रहेगा। मैं अपनी पत्नी राधा के साथ घर के उस तरफ रहूंगा। मैं कल ही किसी को बुलाकर यहाँ दीवार खिंचवा देता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे दिखाई न पड़े। नहीं नहीं महेश बेटा, मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने बहू के साथ बहुत गलत किया। मैं भले ही तुम्हारी सौतेली माँ हूं, पर बचपन से मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे माफ कर दो बेटा। सुनिए, मैं ये कभी नहीं चाहती कि आप माँ जी और ननद जी से अलग रहे। मैं तो बस इन्हें इनकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी, और इस सब में नानी माँ ने ही मेरा साथ दिया। बस इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे और कुछ नहीं कहना। महेश और राधा सुधा और कमलेश को माफ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद महेश अपनी नानी माँ से मिलने के लिए जाता है। साथ में सुधा और कमलेश भी थे। इतने दिनों बाद अपने नाती और बहू को घर आया देख नानी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। नानी माँ बहुत खुश थी कि सुधा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। राधा के गले में वही नौलखा हार था जो नानी माँ ने उसे दिया था। वो नौलखा हार पहनकर राधा बहुत सुंदर लग रही थी। महेश और राधा के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया और सुधा और कमलेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वो दोनों भी राधा के साथ प्यार से रहने लगी। रामनिवास जी का खानदान बहुत बड़ा था। 5 बेटियां और 2 बेटे उनके खुद के थे। बाकी उनके अपने सगे 7 भाई बहन भी थे, जिनके भी आगे 5-5, 6-6 बच्चे थे। कुल मिलाकर बहुत बड़ा कुनबा था। रामनिवास जी परिवार में सबसे बड़े थे, इसलिए खानदान में शादी का पहला नंबर उनकी बेटी रोशनी का ही था। खानदान की पहली शादी है तो कोई भी मेहमान छूट न जाए, इसलिए आज वो सबके साथ मेहमानों की लिस्ट बनाने में लगे थे। मैं चाहता हूँ तुम सब एक बार ध्यान से इस लिस्ट को पढ़ लो। हमारे खानदान की पहली शादी होने जा रही है, तो कोई भी मेहमान बुलाना भूल ना जाए। भैया, वो चाचा जी की अमेरिका वाली बेटी को बुलाना है। चाचा जी फिर कहीं ये ना कह दें कि उनकी बेटी को नहीं बुलाया। हाँ भैया, बिंदु दीदी ठीक कह रही है, बुला लेते हैं। ठीक है, तो नाम लिख लो, फिर उसके ससुराल वालों को भी बोलना पड़ेगा। सुनिए, वो भैया के भटिंडा वाले बेटी दामाद को भी बुला लो। फिर अगर चाचा जी के बच्चों को बुला रहे हो, भाभी सबके लिए अदरक वाली चाय बनवा लो जरा। हाँ, रोशनी बना रही है। लाजवंती अब रोशनी से घर के काम करवाने बंद कर दे, पराए घर चली जाएगी कुछ दिनों बाद। पापा, माँ तो मना कर रही थी, पर मेरा मन था मैं बुआ जी और चाचा जी वगैरह के लिए अपने हाथों से चाय बनाऊं। हमारी भतीजी बहुत समझदार हो गई है, ला बिटिया चाय ला। सब मेहमानों की लिस्ट बन जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पापा, होटल तो बहुत महंगे पड़ रहे हैं। शादियों का सीजन है तो सारे होटल अपने रेट बढ़ा चुके हैं। करना तो पड़ेगा बेटा, मेहमानों को हम किसी असुविधा में नहीं डाल सकते। कोई बात नहीं, तो होटल के कमरे ही बुक कर दे। जो भी मेहमान आएंगे उन्हें होटल में ही ठहरा देंगे। घर में इतनी जगह नहीं हो पाएगी।
रामनिवास जी को पता था कि सारे मेहमान बाहर से आ रहे हैं। सभी को एयर कंडीशनर में रहने की आदत है। गर्मी की शादी है तो सभी मेहमान गर्मी में परेशान ना हो, इसलिए बढ़िया होटल बुक करना ही उन्होंने उस समय ठीक समझा। भैया बहुत महंगे होटल क्यों बुक कर रहे हो? साथ में जो नया घर बना है उसमें कमरे किराए पर ले लेते। कल चाचा जी का फोन आया था, बोल रहे थे कि उनकी बेटी दामाद के साथ बेटी के ससुराल वाले भी आ रहे हैं, तो हम सबके लिए होटल के कमरे ही बुक करें। बाकी कोई नहीं, अब शादी है तो इतना ऊपर नीचे खर्चा हो ही जाता है। पर चाचा जी बाबूजी की जगह है। वैसे तो उन्होंने फट बोल दिया कि कमरे बुक कर दो, पर एक बार भी आकर पूछा कि बेटा रोशनी भी मेरी अपनी पोती की तरह है, वैसे बड़े शरीके बने रहते हैं। कोई बात नहीं लाजवंती भाभी, हमारे खानदान की पहली शादी होने जा रही है, हम तैयारी में कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। खूब धूमधाम से हम अपनी भतीजी की शादी करेंगे। अपने परिवार वालों की बात सुनकर रामनिवास को थोड़ी हिम्मत मिली। शादी के दिन नजदीक आए तो मेहमानों ने भी आना शुरू कर दिया। कल यही पास में ही है, आप टेंशन मत लो। मैं अभी दक्ष और साहिल से कहता हूँ, वो शिवानी बिटिया और दामाद जी को होटल ले जाएंगे। क्या हरीश भाई साहब की बेटी के लिए होटल बुक किया है? फिर तो हम भी होटल में रुकेंगे। अरे दक्ष बेटा, हमारा भी सामान होटल में रखवा दे। पर कमरे तो। साहिल बेटा कोई बात नहीं, इन सबका सामान भी लेते जाओ। बहन जी आप इनके साथ ही होटल चले जाओ, फिर दोपहर का खाना यहीं बनवाया हुआ है, हलवाई लगा हुआ है यहाँ पर। एक एक करके सारे मेहमान होटल जाने लगे। अब जब मेहमान गए तो नजदीकी रिश्तेदार भी कम थोड़ी थे, वो भी होटल में जाने लग गए। कुछ देर आराम करके मेहमान धर्मशाला पहुंचे। हलवाई गरम गरम खाना बना रहा था। दामाद जी आइए, खाना तैयार है। हाँ बेटा आओ, बस खाना लग ही रहा है। ताऊ जी, रॉकी और इनकी फैमिली ये सब हलवाइयों का बना हुआ तेल घी मिर्च मसालों वाला खाना नहीं खाते हैं। पापा एक काम करते हैं, रॉकी क्यों ना हम होटल से ही कुछ मंगवा लें? हाँ डार्लिंग, ये सब तो अनहाइजेनिक फूड है, मैं और मॉम डैड ये नहीं खा पाएंगे। कोई बात नहीं जी, चलो होटल ही चलो, यहाँ वैसे भी गर्मी है। अमेरिका वाले रिश्तेदारों का कौन सा अपना जेब से पैसे जाना था। होटल में पूरे 4 दिन कुछ न कुछ खाने को वो मंगाते रहे। शादी का दिन आया, सभी मेहमान तैयार होकर शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी भटिंडा वाले दामाद परमिंदर और अमेरिका वाले दामाद रॉकी के बीच झगड़ा हो गया। पहले मैं लिफ्ट में जाऊंगा जी, आप कैसे घुसे चले आ रहे हो? मैं रोशनी के मामा का जवाई हूँ। पहले लिफ्ट हमने रोकी थी, इसीलिए पहले हम लिफ्ट में जाएंगे। झगड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। दोनों दामादों ने गुस्से में हाथापाई करनी शुरू कर दी, जिससे होटल के सामान को नुकसान पहुंचा। ये गेस्ट किसके जिन्होंने हमारे होटल का इतना नुकसान कर दिया? हम रामनिवास जी के घर की शादी में आए, मेरी कोई गलती नहीं है। ये आदमी बदतमीज है। और बदतमीज किसे बोला भाई? और तेरा बाप होगा बदतमीज, तेरा सारा खानदान बदतमीज। खानदान पर कैसे गए तुम? हाँ, रामनिवास जी को बारात के स्वागत की तैयारियों को छोड़कर रिश्तेदारों की लड़ाई सुलझाने जाना पड़ा। लड़ाई तो सुलझ गई, पर पूरी शादी में सबका मूड खराब रहा। पता नहीं शादी में कैसे मेहमान बुला लिए जिन्हें बात करने की भी तमीज नहीं। पापा, रॉकी और उनके पेरेंट्स आज ही अमेरिका वापस जाना चाहते हैं। उनके यहाँ बहुत इंसल्ट हुई है। शीतल बिटिया, थोड़ी देर में रोशनी की जयमाला शुरू होने वाली है। अब इस समय मुझे लगता है तुम उन्हें समझाओ कि अपने गुस्से को भूल जाएं। हमारे खानदान की पहली शादी है, भगवान के लिए ये शादी ठीक से संपन्न हो जाने दो। रामप्रसाद ने नाराज रिश्तेदारों के आगे हाथ जोड़े। उसी समय रोशनी जयमाला के लिए आ रही थी। वो गुस्से में आ जाती है। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? इनके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? इन्हें जब हमारी इज्जत की परवाह नहीं तो हम क्यों करें? जिसे जाना है जाने दीजिए। इन सब के जाने से मेरी शादी नहीं रुकेगी। बस एक बात का अफसोस रहेगा कि रिश्तेदार शादी के समय सपोर्ट करते हैं, पर ऐसे रिश्तेदार किस काम की जो कमियां निकाले, सामने वाले की मजबूरी को ना समझे। इनमें से किसी एक ने भी आगे बढ़कर कोई हेल्प नहीं की। हाँ, खाने में कमियां जरूर निकाली हैं। हाँ, अगर ये शादी आपकी खुद की बहन या बेटी की होती तो आप ऐसा कभी नहीं करते। ये शादी हमारे घर है ना, तो आप सबको क्या ही फर्क पड़ेगा। रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमियां निकालने और झगड़ा करने वाले रिश्तेदारों के सिर शर्म से झुक जाते हैं। सबको अपनी हरकत का पछतावा था। उसके बाद शादी की रात रोशनी की तरफ के रिश्तेदारों ने लड़के वालों की जो खातिरदारी की, उससे बाराती बहुत खुश हुए। रॉकी जी, रोटियां गरम बनवा लेते, ये ठंडी होगी है। नो टेंशन परमिंदर जी, मैंने मैनेजर को बोल दिया बारातियों के लिए खाना गर्म ही रहना चाहिए। वैसे सॉरी परमिंदर जी, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तो मैंने भी तो आपसे गलत तरीके से बात की थी। सॉरी जी, सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए। लाजवंती, आज लग रहा है हमारे खानदान की पहली शादी है। देखो तो हमारा इतना बड़ा खानदान है, सभी एकजुट होकर मेहमानों की कितनी खातिरदारी कर रहे हैं। हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। सुनो, परमिंदर और रॉकी को देखकर लगता है इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो गई है।
चलो अच्छी बात है, खुशी खुशी हमारी बेटी की शादी होगी, अब कोई अड़चन नहीं आएगी। मेहमानों को अपनी गलती का एहसास था। रोशनी की विदाई के बाद जब रामनिवास जी होटल का बिल देने के लिए पहुंचे तो वो हैरान रह गए। होटल के बिल के पैसे पहले ही दिए जा चुके थे। रामनिवास, सब मेहमानों ने अपने अपने रूम के पैसे खुद दे दिए। गलती तो मेरी भी है। रोशनी हमारे घर की बेटी थी, हमारे भतीजे के खानदान की पहली शादी थी और हमने ही नहीं समझा। पर तू चिंता मत कर, सब मिल बांट कर हो गया है। बड़े खानदान की पहली शादी थी, सीख बड़ी छोड़ गई। रिश्तेदार आए, रूठे, मनाने गए, पर इस एक शादी ने हर किसी को सिखा दिया कि खानदान में पहली शादी का समय रिश्तों की परीक्षा का समय होता है। जो रिश्तेदार उस समय साथ दे वही अपना होता है। शादी किसी की भी हो, मेहमानों को समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम किसी की शादी में जा रहे हैं तो बोझ न बने, सहारा बने। यही समझदार रिश्तेदार की पहचान है।